हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स प्रोग्राम फ्रॉम जीडीजीएससी। और आज हमारा 7th सेशन होने वाला है लर्नर्स प्रोग्राम का। और आज हम लाइटनिंग सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे यूनिटी के अंदर। लाइटनिंग सेटिंग्स के साथ साथ हम लेवल डिज़ाइन वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जितने भी यूनिटी के बेसिक्स हैं ऑलमोस्ट अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। और आज हम देखेंगे कि यूनिटी के अंदर लाइट्स पे कैसे वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हायरार्की में कैसे लाइट को ऐड करना है उससे ही शुरू करते हैं। तो जब हम हायरार्की में राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लाइट का ऑप्शन आ जाता है। एंड लाइट के ऑप्शन के अंदर हमारे पास चार चार तरीके की डिफरेंट लाइटनिंग्स हैं, जैसे कि डायरेक्शनल लाइट, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट और एरिया लाइट। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। जनरली यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है एंड जो भी बिल्ट इन सीन्स होते हैं हमारी यूनिटी के, उनके साथ ये पहले से ही इंटीग्रेटेड आती है डायरेक्शनल लाइट हमारी। तो डायरेक्शनल लाइट बेसिकली होती क्या है यहाँ पे कि एक डायरेक्शन में अगर हमें सारा लाइट सोर्स चाहिए हो, तो उसके लिए यहाँ पर डायरेक्शनल लाइट का हम यूज़ करते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ सन इन द एनवायरनमेंट। जनरली जैसे हम स्काई बॉक्स यूज़ करते हैं तो उसमें डायरेक्शनल लाइट हमारा काफ़ी यूज़फुल होता है। जो ओपन वर्ल्ड्स गेम्स गेम्स होती हैं जितनी भी, उन सब में डायरेक्शनल लाइट का यूज़ होता है। एंड इसमें देख सकते हैं कि हम ये जितनी भी लाइट है वो हमारी एक सोर्स से आती है एंड एक डायरेक्शन की तरफ ही मूव करती है। एंड इसका अगर हम रोटेशन चेंज करें यहाँ पर, जैसे कि अब ये 0 पे है मान लो, तो अगर मैं इसको 90 करूँगा तो इसकी डायरेक्शन पूरी चेंज हो जाएगी। एंड सिमिलरली 180 करने पे ये पूरा उस तरफ चलेगा, सीधी सामने वाली वॉल पर लाइट आने लग गई। एंड सिमिलरली अगर मैं 270 कर दूँ इसे, तो अब यहाँ पर हमारे पास राइट वॉल पे सारी लाइटनिंग जा रही है। एंड 360 करने पर ये हमारी डायरेक्शन में आ जाएगा, बट उसका इफेक्ट उतना हमें दिखाई नहीं देगा। एंड अब मूव करते हैं अगली लाइट की तरफ, जो कि हमारी होगी यहाँ पर पॉइंट लाइट। अब पॉइंट लाइट को डिस्कस हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से सारी लाइट का एमिशन होगा। एंड पर्टिकुलर, तो जितनी भी डायरेक्शन में हमें, अगर सारी डायरेक्शन में 360 पूरे में लाइट भेजनी है, तो हम पॉइंट लाइट का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी रेंज को हम चेंज कर सकते हैं, जो कि हमें मतलब बता देगा कि कहाँ से कहाँ तक हमें लाइट को भेजना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रियल टाइम में चेंज करके दिखाऊँ रेंज को, तो देखो इंटेंसिटी भी उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो रही है। अभी जैसे कि यहाँ पर थोड़ा-सा ब्राइट ब्राइट सा लग रहा है, एंड अगर मैं इसकी रेंज को काफ़ी बढ़ा दूँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटेंसिटी हमारी चेंज होती जा रही है एंड रेंज हमारी जो भी है लाइट की, वो चेंज हो रही है। एंड आगे अगर हम देखें, स्पॉटलाइट भी होती है हमारे पास यहाँ पर यूनिटी के अंदर बिल्ट इन। अगर हम स्पॉटलाइट का यूज़ करें, तो स्पॉटलाइट मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा आप में से। स्पॉटलाइट का काम जैसे कि किसी फंक्शन वगैरह में आपने देखा होगा, या ऑडिटोरियम वगैरह में भी हमारे लगा हुआ है। तो वहाँ पे बेसिकली अगर किसी एक चीज़ पर फोकस करवाना हो हमें, तो हम स्पॉटलाइट का यूज़ करते हैं। एंड स्पॉटलाइट में जैसे कि अभी प्लेयर पे पूरा फोकस कर रहा है लाइट, तो यहाँ पर ही हमारी जो भी है लाइट, वो यहाँ पर पूरा इस पर प्लेयर पे आ रही है, जैसे कि ब्लू कलर के क्यूब पे हमारे। एंड अगर हम इसकी रेंज बढ़ा दें, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम किस तरीके से हमारी लाइट जो है वो और भी नीचे तक जाने की ट्राई कर रही है। तो ये बेसिकली इसकी जो रेंज है सीन व्यू में अगर हम देखें, तो ये इसकी रेंज एक कोन टाइप से है बनी हुई। एंड ये कोन कितना दूर तक जाएगा, मतलब इस कोन की हाइट क्या होगी, वो डिपेंड करता है हमारी रेंज पे। ठीक है। एंड इसकी इंटेंसिटी भी आगे जाते-जाते कम होती जाएगी, बट हम यहाँ से इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं एंड मल्टीप्लायर को भी चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास एक एरिया लाइट है, जो कि पूरे एरिया को लाइट करने के लिए यूज़ होता है। एंड इसका भी यूज़ हम कई जगह पर एनवायरनमेंट्स वगैरह में कर सकते हैं। द थिंग इज़, हम किसी मटेरियल को भी लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड किसी मटेरियल को लाइट में कन्वर्ट करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना मतलब जनरली समझा जाता है। अभी मैंने डायरेक्शनल लाइट को यहाँ पर रिमूव कर रखा है अपने एनवायरनमेंट से, एंड मैं ट्राई करूँगा कि एक किसी मटेरियल को, जैसे मान लेते हैं हम अपने ग्रीन क्यूब को ले लेते हैं, एंड ग्रीन क्यूब के मटेरियल को मैं एक लाइट में कन्वर्ट करूँगा। एंड बेसिकली ये एमिट करेगा लाइट को। तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर जाकर के हमें एमिशन को ऑन कर देना है। एंड एमिशन हमने यहाँ पे करंटली ऑन कर रखा है। इसको हम ऑन करने के बाद देखेंगे कि ये वाली जो लाइट है, उसका कलर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें किस कलर की लाइट देनी है। तो हम यहाँ पर
एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे एंड जिस जिस कलर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे लाइटनिंग का वर्क हो रहा है। अगर तुम्हें इफ़ेक्ट दिख ही रहा होगा यहाँ पर, लाइट में किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ रहा है यहाँ पर। तो अभी हमने करंटली कलर दे दिया है, बट इसका इफ़ेक्ट उतना नहीं दिखता जब तक हम इसको पूरा बेक नहीं कर देते। अब बेकिंग क्या होती है यूनिटी में, इसको समझते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप की लाइटनिंग होती है यूनिटी के अंदर। एक होती है बेकिंग एंड एक होती है रियल टाइम लाइटनिंग। तो जो बेकिंग होती है, उसमें ये सीन होता है कि जितनी भी लाइटनिंग है हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो सारे स्टैटिक रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे। तो अगर वो सारे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करने वाले हैं, तो उनकी लाइट भी फिक्स रहेगी, जहाँ पर वो लाइट पड़ रही है, उनकी शैडो पड़ रही है, वो सब फिक्स रहेगा क्योंकि वो सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, वो मूव नहीं करने वाले। तो अगर वो सारे ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहे हैं, तो उनकी लाइटनिंग फिक्स रहेगी। इस वजह से जितनी भी हमारी लाइट है, उसको हम एक टेक्सचर में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड एक टेक्सचर में कन्वर्ट करने के बाद हम उसी को यूज़ करते हैं एंड उसी के एंड जो हमारा टेक्सचर्स होता है लाइटनिंग का, शैडोज़ वगैरह का, वो सारा एक पूरा प्योर टेक्सचर बन के एंड हमारे गेम में ही ऐड हो जाता है एंड बार-बार लाइटनिंग की कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ती। एंड रियल टाइम लाइटनिंग में इसका डिफरेंस ये रहता है यहाँ पे हमारे पास कि जो हमारी रियल टाइम लाइटनिंग होती है, उसमें हमारा जितना भी प्लेयर है वो मूवेबल होता है एंड जितनी भी कुछ एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं। तो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें लाइटनिंग को रियल टाइम में कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसकी शैडो कहाँ पे पड़ रही होगी, कितनी लाइट, कितनी इंटेंसिटी होगी एंड क्या मतलब सोर्स रहेगा उसका, वो सोर्स कहाँ से लाइट जाएगी और वो बाकी ऑब्जेक्ट्स पे कैसा उस लाइट का इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम रियल टाइम में कैलकुलेट करें, तो उसमें हमारा जो भी लाइटनिंग है वो चेंज होता रहेगा रियल टाइम में। तो हम वहाँ पर बेक नहीं करते हैं, रियल टाइम प्रोसीजरल लाइट का यूज़ करते हैं। एंड जितनी भी प्रोसीजरल लाइट्स होती हैं हमारी, जितनी भी बेकिंग नहीं होती है हमारी लाइट के अंदर, तो उनको कैलकुलेशंस काफ़ी को हैवी बना देती है, जिसकी वजह से हम जीपीयू वगैरह हमें यूज़ करना पड़ता है अपने मतलब जो भी हमारा कंप्यूटर होता है एंड लैपटॉप लैपटॉप होते हैं, उन सब में जीपीयू का यूज़ करना पड़ता है, ताकि हम रियल टाइम कैलकुलेशंस कर पाएँ उन लाइटनिंग्स के लिए, क्योंकि वो काफ़ी हैवी बना देते हैं एंड उससे होता क्या है कि बेसिकली फ़ील अच्छी आती है गेम को खेलते वक़्त। जभी भी हम गेम को खेलते हैं, वो काफ़ी रियलिस्टिक सा लगता है। एंड इस तरीके से हम बेक कर सकते हैं लाइट को एंड इसी तरीके से हम रियल टाइम भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारी सिचुएशन कैसी है। बट अभी क्योंकि हमें बेक करना है लाइटनिंग को, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर बेक कर देते हैं लाइटनिंग को एंड बेक करने के लिए हमें सारे ऑब्जेक्ट्स को बताना पड़ेगा कि हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर स्टैटिक का एक हमारे पास बटन होता है छोटा-सा, इस पे हम क्लिक कर देंगे। एंड ये प्रीफैब्स के लिए पूछ रहा है बेसिकली कि हमें प्रीफैब्स को भी चेंज करना है या नहीं, एंड यहाँ पे हम येस पे क्लिक करेंगे एंड इसका इफ़ेक्ट थोड़ी देर में दिखाई देगा। बेसिकली अगर सीन व्यू में हम जाएँ अब, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा ग्रीन वाला क्यूब है वो थोड़ा अलग-सा लग रहा है एंड एमिट कर रहा है लाइटनिंग को। तो बेसिकली ये यहाँ पर यूज़ होता है एमिशन का। एंड अभी हम अगर ग्रीन क्यूब पे फ़ोकस करें, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लाइट कितना डिफरेंस आया है यहाँ पर। एंड यहीं पर ही अगर हम एमिशन को बंद कर दें, तो देख सकते हो कि कितना बेकार सा लग रहा है, लाइट को एमिट नहीं कर रहा है। एंड अगर हम एमिशन को ऑन करते हैं, तो यहाँ पर लाइट एमिट हो रही है हमारी। तो ये सीन था बेसिकली लाइटनिंग का। एंड इसके साथ-साथ हमारे पास एक पूरी विंडो होती है रेंडरिंग के अंदर लाइटनिंग नाम से, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अलग-अलग लाइटनिंग सेटिंग्स को चेंज करने के लिए। एंड एनवायरनमेंट की लाइटनिंग सेटिंग्स भी हम चेंज कर सकते हैं। जो एनवायरनमेंट में हमें डिफ़ॉल्ट स्काई बॉक्स मिलता है, उसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सन के सोर्स को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड रियल टाइम में हमारी शैडो किस कलर में जनरेट होगी, उसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा येलोइश कर दूँ इसको, तो जितनी भी शैडोज़ होंगी हमारी, वो रियल टाइम की शैडो इस कलर में जनरेट होंगी। बाकी एनवायरनमेंट, लाइटनिंग एंड स्काई बॉक्स वगैरह सब हम यहाँ से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लाइटनिंग को चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम जनरेट लाइटनिंग का हमारे पास बटन है। अगर हम यहाँ से जनरेट करवाएँ, लेट्स सी कि हमारा लाइट जो है वो जनरेट होने के बाद कैसा दिखता है। तो अभी हमारे पास
ग्लोबल इल्यूमिनेशन चालू है। ग्लोबल इल्यूमिनेशन वही है कि डायनामिक लाइटनिंग्स के लिए यूज़ होगा एंड हमारी जो भी बेक लाइटनिंग है उसमें ग्लोबल इल्यूमिनेशन का यूज़ नहीं होता है। तो बेक लाइटनिंग बेसिकली पूरा टेक्सचर बना देगा जितने भी हमारी लाइटनिंग उसके एंड ग्लोबल इल्यूमिनेशन रियल टाइम में लाइटनिंग सेटिंग्स को कैलकुलेट करता है एंड यहाँ पर अभी हमारा ग्लोबल इल्यूमिनेशन जो भी है वो रन कर रहा है एंड ये हमें बेसिकली एक एस्टिमेटेड टाइम दे देता है कि इस समय तक ये रन करेगा। तो ये काफ़ी हैवी टास्क होते हैं एंड इनमें टाइम ही लगता है एंड इसीलिए जीपीयू वगैरह का यूज़ किया जाता है। एंड देख लो लाइटनिंग पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है जब हम यहाँ पर लाइटनिंग जनरेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्योंकि ये कैलकुलेशंस कर रहा है बेसिकली कि कितने जगह पर कितनी लाइट पड़नी चाहिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट सारे स्टैटिक हैं एंड हमारे पास यहाँ पर एक एमिशन करने वाला ऑब्जेक्ट है तो इस टाइप से हम यहाँ पर लाइटनिंग्स को चेंज कर सकते हैं अपने गेम के अंदर। अभी यहाँ पे मैं करेंटली इसको फोर्स करके कैंसिल कर दूंगा क्योंकि अभी करेंटली मेरे को नहीं चाहिए। तो अभी इस गेम में अब लेवल डिज़ाइन की बात करते हैं हम, ठीक है? लाइटनिंग तो हो गया हमारा, जो भी था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेक लाइट मैप्स के बारे में जाना एंड अब मूव करते हैं हम लेवल डिज़ाइन की तरफ, ठीक है? तो इस सीन को हम सेव कर लेते हैं एंड वापस से मैं यहाँ पर ग्रीन ऑब्जेक्ट के एमिशन को बंद कर दूंगा, ठीक है? अब लेवल डिज़ाइन में बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इस गेम का कि जो हमारा प्लेयर है, जो कि हमारा ब्लू वाला क्यूब है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज़ अ प्लेयर एंड ये बेसिकली हमारे ग्रीन क्यूब से जब भी कोलाइड करेगा, तो इसका स्कोर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा एंड इसको कुछ नंबर ऑफ ग्रीन क्यूब से कोलाइड करना होगा टू विन दिस गेम एंड जो हमारा रेड क्यूब है वो हमारे बेसिकली हमारे लिए एक डेंजर है एंड अगर हम उससे कोलाइड कर जाएंगे तो हम आउट हो जाएंगे एंड येलो क्यूब है जो हमारा वो बेसिकली हमारा डेंजर तो है बट वो बेसिकली ऐसे समझ लो जैसे वार्निंग टाइप है। इससे हम कोलाइड करेंगे हमारी हेल्थ डिक्रीज हो जाएगी बट हम उस टाइम कम्प्लीटली आउट नहीं होंगे। तो हमें जब भी हम अगला स्कोर करेंगे तो हमारी हेल्थ वापस से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक बेसिक गेम है एंड इसका लेवल डिज़ाइन करने के लिए हम पार्कोर टाइप गेम बना सकते हैं इसको। तो हम बेसिकली जैसे व्हाइट क्यूब्स हैं उनके बेस से हम स्टीयर्स वगैरह टाइप बना दें एंड उसके बीच-बीच में कहीं पर ये स्कोर के लिए हम ग्रीन क्यूब्स को रख दें, जहाँ पर हमें जाना पड़े जंप कर कर के एंड देन हमें इन क्यूब्स को कलेक्ट करना पड़े एंड बीच-बीच में कहीं-कहीं पर रेड क्यूब या फिर येलो क्यूब भी आते रहें, जिससे हमें बच-बच के वहाँ पर जाना पड़े। तो इस टाइप की हम गेम यहाँ पर बना सकते हैं एंड सिमिलर ही कॉन्सेप्ट पर एक आइडिया था सक्षम कुमार अग्रवाल का। तो उससे बेसिकली आइडिया ये था कि उसमें हम कोलिजन का यूज़ करके एक और गेम बना सकते हैं, जैसे कि रॉकेट वगैरह हम ले लें एंड एक रॉकेट है जो कि स्पेस में ट्रैवल कर रहा है एंड वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स जो स्पेस में घूम रहे हैं वो हमसे कोलाइड करते हैं एंड कोलाइड करने से डैमेज होता है एंड अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड कोलाइड करता है तो हम आउट हो जाएंगे एंड हमें कुछ स्कोर्स कलेक्ट करने हैं वहाँ पर या फिर किसी मिशन पे हम जा रहे हैं एंड वहाँ तक हमें रीच करना है। तो ये बेसिकली पूरा लेवल डिज़ाइन हम इसमें कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर हमारे ऑब्स्टिकल्स आएँगे, कहाँ-कहाँ पर हमारे एस्ट्रॉइड्स आएँगे एंड कहाँ-कहाँ पर हमारा कोलिजन होगा। ठीक है? तो इसके लिए हम डिफरेंट लेवल्स बना सकते हैं एंड मैंने अभी सारी चीज़ें फ़ोल्डर्स में डाल दी हैं, जो भी हमारी बाहर पड़ी हुई थी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे पास सीन्स थे, प्रीफैब्स थे, मटीरियल्स थे, ऑडियो, एनिमेशन एंड स्क्रिप्ट सब एक साथ रखी हुई थी एंड काफ़ी क्लस्टर्ड लग रही थी। तो मैंने उन सभी के लिए एक फ़ोल्डर बना दिया है एंड यहाँ पर हम सीन्स फ़ोल्डर में जाकर के नया सीन क्रिएट कर लेंगे। तो बेसिकली क्रिएट एंड यहाँ पर हम सीन पे क्लिक कर लेंगे एंड इस सीन का हम नाम दे सकते हैं जैसे कि लेवल 1, ठीक है? एंड इस लेवल के अंदर बेसिकली हमें एक पूरा लेवल डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हम कुछ प्रीफैब्स बना लेंगे, जैसे कि हमें प्लेयर चाहिए एंड हमें ये सारे क्यूब्स चाहिए एंड दैट इज़ इट एंड कैनवास भी चाहिए हमें। कैनवास एंड इवेंट सिस्टम हमारे पास है ऑलरेडी। तो एक काम करते हैं हम एक बार कैनवास को रिप्लेस करवा लेते हैं क्योंकि हमने चेंजेस करे थे काफ़ी कैनवास के अंदर एंड इवेंट सिस्टम एंड इसको
you would like to create a new original prefab or variant from the existing prefab variant, ठीक है। तो बेसिकली अब हमारे पास 2 हो गए एंड अब हम इसको कैनवस के अकॉर्डिंग, तो जैसे हमने कैनवस को ले लिया है एंड अब हम अगले सीन में जाकर के हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इस सीन को हम सेव कर देते हैं यहाँ पर एंड हम अपने नए सीन में आ जाते हैं। एंड नए सीन में हम सबसे पहले एक प्लेन बना लेंगे। तो क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट एंड प्लेन। अब यहाँ पर हमारा प्लेन बन चुका है एंड इसको इसकी पोजीशन को हम रीसेट कर देंगे एंड यहाँ पर हम अपने प्रीफैब्स में से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे दोबारा से सारी चीज़ों को। तो ये हमारे पास सारे ऑब्स्टिकल्स आ चुके हैं एंड हम अपने कैनवस को भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड सिमिलरली इवेंट सिस्टम को भी, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास कैनवस के अंदर जितना भी पैनल था बेसिकली वो सारा वापस से आ चुका है। तो अगर हम 2D करके देखें एंड कैनवस पे डबल क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे पूरा कैनवस स्कोर एंड हेल्थ बार जो भी था वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एंड प्लेयर पे कुछ चीज़ें होंगी जो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर रेफरेंसेस काफ़ी सारे मिसिंग हैं, तो इनको हमें चेंजेस करना पड़ेगा। एंड इसको चेंज करने के लिए हम बेसिकली यहाँ से उठा करके डाल सकते हैं। जैसे स्कोर टेक्स्ट है तो इसमें हम स्कोर टेक्स्ट ये वाला डाल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे प्लेयर के पास एंड इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ें जैसे कि हेल्थ बार है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। प्लेयर एनिमेटर है तो एनिमेटर हमें प्लेयर का खुद का ही चाहिए, तो हम प्लेयर को ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। प्लेयर एनिमेटर, सॉरी प्लेटफॉर्म एनिमेटर है। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्लेटफॉर्म का एनिमेटर होगा जो वो होगा हमारे पास प्लेन में। तो प्लेन को भी हमें प्रीफैब बनाना पड़ेगा एंड इस तरीके से हम अलग अलग लेवल को डिज़ाइन कर सकते हैं बेसिकली। तो ये कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर होगा कि कैसे हम प्रीफैब बना करके अपने ऑब्जेक्ट्स को रीयूज़ कर सकते हैं अलग अलग सीन में। तो हमें बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जिस सीन से हमें ऑब्जेक्ट्स को उठाना है उससे हम ड्रैग करेंगे एंड प्रोजेक्ट पैनल में ड्रैग करते ही वो हमारा प्रीफैब बन जाएगा एंड प्रीफैब बनने के बाद हम उसे जिस सीन में हमें उसे यूज़ करना हो वहाँ पर हम ड्रॉप कर देंगे उसे दोबारा से प्रोजेक्ट पैनल से उठाकर एंड वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट एज इट इज़ पहुँच जाएगा। अब उसमें कुछ चीज़ें चेक करने वाली होंगी कि हमारे जितने भी रेफरेंसेस होंगे गेम स्क्रिप्ट या ऑडियो सोर्स या जिस भी कंपोनेंट के अंदर हमने रेफरेंसेस दे रखा है दूसरे कंपोनेंट्स का, वो सारे रेफरेंसेस हमें दोबारा से सेट करने पड़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम प्रीफैब बनाएं किसी चीज़ का तो जितने भी रेफरेंसेस हैं उनको भी ध्यान में रखें एंड उनको भी सेपरेटली इंक्लूड करें फोल्डर में, ठीक है। एंड इसलिए हमें जितने भी नाम हम यहाँ पर देते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, तो वो नाम हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम समझ पाए बेसिकली कि किस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। अब जैसे हेल्थ बार एनिमेटर की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर हेल्थ बार को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। हेल्थ बार के अंदर हमारे पास एनिमेटर होगा जो भी, या फिर हमारे पास एनिमेशंस के अंदर आई गेस यहाँ पर हेल्थ बार एनिमेटर है हमारे पास। इसको मैं प्लेयर के अंदर ले जा करके एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। एक सेकेंड, प्लेयर पे क्लिक करके यहाँ पर हेल्थ बार, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आ रहे। अच्छा, इसमें हमें किसी गेम ऑब्जेक्ट पर इसको यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हेल्थ बार पर ही आई गेस हमें यूज़ कर लेना चाहिए इसको। हेल्थ बार पर हमारे पास हैंडल स्लाइड एरिया है, फिल एरिया है। फिल एरिया पे हमारे पास एनिमेटर है, तो प्लेयर पे हम जाएंगे एंड फिल एरिया को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। फिल एरिया एंड यहाँ पर हमारे पास एक एनिमेटर आ चुका है हेल्थ बार के पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यूजिंग देयर नेम्स। एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करने से बेसिकली हम प्रीफैब को क्रिएट कर रहे हैं, प्रीफैब को हम फिर अलग अलग लेवल में यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम लेवल डिज़ाइन करेंगे। लेवल डिज़ाइन करने के लिए हमें बेसिकली एसेट्स चाहिए होंगे। एसेट्स का यूज़ करके हम प्रीफैब क्रिएट करेंगे एंड प्रीफैब का यूज़ करके हम अलग अलग लेवल को डिज़ाइन करेंगे। एंड लाइट का भी कॉन्सेप्ट बस अभी तक यही था कि लाइटनिंग बेसिकली हम अलग अलग टाइप की लाइट यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें हम बिग लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, रियल टाइम लाइट भी।
यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट? ओके, होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं है अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं। ये सेशन जो है रिकॉर्ड होकर के आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ पर भी अगर कोई डाउट हुआ है आए आपको तो वहाँ पर देख सकते हैं। एंड यूट्यूब चैनल की लिंक मैं चैट बॉक्स में डाल सकता हूँ। टॉर्चेस में पॉइंट लाइट का यूज़ होता है सिमन। जितनी भी पॉइंट लाइट होती है वो बेसिकली हर डायरेक्शन में हमारी स्प्रेड करती है लाइट को। तो वहाँ पर हम टॉर्चेस में पॉइंट लाइट का यूज़ करते हैं क्योंकि टॉर्च में बेसिकली हमें डिपेंडिंग ऑन हम मॉडर्न टॉर्च की अगर बात करें तो मॉडर्न टॉर्च में एक डायरेक्शनल वे होता है। बेसिकली एक डायरेक्शन में लाइट जा रही होती है तो वहाँ पर हम डायरेक्शनल लाइट का यूज़ करते हैं। बट जो हमारी ओल्ड टाइप की टॉर्चेस होती हैं जैसे मशाले वगैरह तो उसमें पॉइंट लाइट का हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो फायर है। एंड उसमें हम यूनिटी के पार्टिकल सिस्टम का भी यूज़ करते हैं क्योंकि हमें फायर को वहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ये काफ़ी मतलब बेसिक चीज़ें वैसे तो लाइटनिंग वगैरह के बारे में एंड जितना भी हमारे पास एसेट को कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में, ठीक है? ट्यूबलाइट्स ट्यूबलाइट्स में हम ट्यूबलाइट्स में हम एक लेंथी लाइट बना सकते हैं जिसमें हम हर डायरेक्शन में लाइट को बेसिकली भेज सकें। तो उसमें पॉइंट लाइट तो आई गेस एक पॉइंट से जाती है तो पॉइंट लाइट को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें एरिया लाइट यूज़ कर सकते हैं या तो वहाँ पर या फिर हम पॉइंट लाइट से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बट आई डोंट थिंक वो ज़्यादा सफिशिएंट होगा। एरिया लाइट का हम यूज़ कर सकते हैं एंड वो काफ़ी यूज़फुल होगा ट्यूबलाइट्स के लिए। बट ट्यूबलाइट्स का ऐसे कोई इनबिल्ट फीचर नहीं होता यूनिटी के अंदर, तो हम create कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के hopefully the doubts are clear. ओके सो लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करते हैं बिल्ड करने के लिए। तो हमारे पास बिल्ड करने के लिए यहाँ पर एक बिल्ड सेटिंग्स का ऑप्शन होता है एंड एक बिल्ड एंड रन का भी ऑप्शन होता है। तो फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट बी हमारे पास शॉर्टकट है बिल्ड सेटिंग्स का एंड बिल्ड एंड रन का कंट्रोल बी ऑप्शन है। अब बिल्ड एंड रन काफ़ी बार हमें यूज़ करना पड़ता है टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। तो हम जब जब हमें सेटिंग्स वगैरह कुछ चेंज नहीं करनी तो हम डायरेक्ट बिल्ड एंड रन का यूज़ कर लेते हैं। सेटिंग्स वगैरह चेंज करे बिना ही टेस्ट कर लेते हैं अपनी गेम को। बट जब हमें बिल्ड सेटिंग्स को चेंज करना हो तो हम बिल्ड सेटिंग्स में जाकर के यहाँ पर अपनी गेम को बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अम, इसमें बेसिकली बहुत सारे फीचर्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे पास विंडोज़, मैक, लिनक्स एंड डेडिकेटेड सर्वर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं इसको एक बार क्लोज़ करके दोबारा से ओपन कर देता हूँ। फाइल, बिल्ड सेटिंग्स एंड यहाँ पर हमारे पास सीन्स इन बिल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। एंड सीन्स इन बिल्ड में हम हमें जो-जो लेवल्स हमारे गेम में चाहिए हम उनको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर हम ऐड भी कर सकते हैं ऐड ओपन सीन्स के थ्रू। जो भी हमारा सीन अभी ओपन होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं अभी क्लिक करूँगा तो लेवल 1 हमारा ऐड हो जाएगा। ओके, हियर इट इज़। तो अब हमें किस ऑर्डर में अपने लेवल्स को प्ले करना है जैसे कि मेन मेन्यू के बाद हमें लेवल 1 चाहिए तो हम लेवल 1 को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं ऊपर। तो मेन मेन्यू के बाद जब हम अगर अगले लेवल पे जाना चाहेंगे तो हम लेवल 1 पे जाएँगे एंड उसके बाद हम सैंपल सीन पे जाएँगे। अगर हमें सैंपल सीन पहले चाहिए तो हम लेवल 1 को नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2 एंड इस नंबरिंग का यूज़ करके बेसिकली हम किस लेवल में हमें किस सीन में हमें जाना है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स का। एंड हमें किस प्लेटफॉर्म के लिए गेम को बिल्ड करना है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम विंडोज़, मैक या लिनक्स के लिए कोई पीसी गेम बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारा प्लेटफॉर्म पहले से सिलेक्टेड रहता है। बट अगर हम कोई एंड्रॉयड के लिए गेम बना रहे हैं तो हम यहाँ पर एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम कोई वेब वेब गेम बना रहे हैं बेसिकली वेब पेज के लिए जिसमें हम ऑनलाइन खेल सके गेम को तो हम यहाँ पर वेब जीएल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? एंड यहाँ पर iOS का एंड PS4 एंड PS5 का भी ऑप्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं tvOS, visionOS सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हमें यहाँ पर
ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पर हम प्लेयर सेटिंग्स के साथ भी चीज़ें देख सकते हैं कि प्लेयर सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है हमें, कि हमें प्लेयर के साथ बेसिकली जो भी हमारे गेम का नेम होगा, वो सब हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आइकन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है। तो हमें अपनी गेम का आइकन देना है तो हम वहाँ से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कर्सर चेंज कर सकते हैं अपनी गेम के अंदर, हमें अगर अलग टाइप का कर्सर चाहिए हो, तो वो चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। एंड फिज़िक्स और जितने भी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर हमें जो भी चेंज करना हो, हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास फिज़िक्स 2D, पैकेज मैनेजर एंड इनपुट मैनेजर एंड ग्राफिक्स एंड एडिटर, मतलब हर चीज़ का सेटिंग हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर मिल जाता है। बट मेनली बिल्ड करते समय हम प्लेयर एंड क्वालिटी पर ध्यान देते हैं कि हमें क्वालिटी किस-किस टाइप की चाहिए एंड प्लेयर हमारा किस टाइप से प्लेयर सेटिंग्स हमारा जो होगा, जैसे आइकन हो गया, रिज़ॉल्यूशन वगैरह हो गया, ये सब, ये प्लेयर बेसिकली हमारा गेम खेलने वाला प्लेयर नहीं है, बल्कि जो अ, बिल्ड होने के बाद जो हमारी फाइल प्ले होगी, उसके लिए प्लेयर है, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, बिल्ड एंड रन। तो बिल्ड एंड रन दोबारा से वही टेस्टिंग के लिए हो गया, एंड यहाँ पर बिल्ड के बाद ड्रॉप डाउन भी है, जहाँ पर हम क्लीन बिल्ड कर सकते हैं या फिर डेटा बिल्ड को स्किप कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्ड का भी एक ऑप्शन है, जिसको ऑन कर सकते हैं हम जब हमें डीबग्स वगैरह देखने हो अपनी गेम में, जैसे कि कंसोल होता है हमारी गेम में, तो ये गेम का कंसोल हमारा बिल्ड होने के बाद गायब हो जाता है। बट अगर हमें कुछ टेस्टिंग वगैरह करनी हो तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्ड को ऑन कर सकते हैं, ताकि हम देख पाएँ कंसोल को गेम बिल्ड होने के बाद भी। तो यहाँ पर हम डेवलपमेंट बिल्ड को ऑन कर सकते हैं, एंड किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए हम गेम को बना रहे हैं वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने बिट का आर्किटेक्चर है हमारी गेम के लिए, वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड स्क्रिप्ट डिबगिंग वगैरह भी हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा बिल्ड सेटिंग से रिलेटेड जितना भी हमारी चीज़ें थी, एंड अब यहाँ से हम अपनी गेम को बिल्ड कर सकते हैं। बट ऐसी गेम अभी हमारी उतनी खास कुछ बनी नहीं है, तो अभी हम इसको बिल्ड नहीं करेंगे, ठीक है? इसमें हम लेवल डिज़ाइन पे जैसे कि हमने डिस्कस कर ही लिया कि कैसे हम प्रीफैब्स का यूज़ कर सकते हैं, तो उस पे हम फ़ोकस करेंगे, और भी हम पूरा मतलब पूरी गेम को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। इसमें और भी लेवल्स बनाएँगे, एंड इसमें और भी मतलब लेवल पूरा क्रिएट करेंगे, जैसे कि स्टेयरकेस एक प्रीफैब अगर मैं 4x4 का बना दूँ इसका स्केल, तो इसको मैं एक्स एक्सिस पे भी 4 दे दूँ एंड ज़ेड एक्सिस पे भी 4 दे दूँ, एंड फिर इसको मतलब थोड़ा बहुत कहीं पे प्लेस कर दूँ जैसे ऊपर टाइप में, एंड यहाँ पे अब हमें जंप करके जाना है इसके ऊपर, एंड फिर इसी तरीके से ऊपर-ऊपर जाते-जाते एंड बीच-बीच में कहीं पे रेड क्यूब आ जाएगा, कहीं पे येलो क्यूब आ जाएगा, एंड कहीं पे ग्रीन क्यूब आ जाएगा। अब हमें ग्रीन क्यूब कलेक्ट करना है, एंड रेड क्यूब से बचना है, एंड येलो क्यूब से भी बचना है। बट अगर येलो क्यूब बाय चांस टच हो जाता है तो अब हमें ग्रीन क्यूब ढूँढना है, ताकि हमारी हेल्थ वापस से रीगेन हो सके। तो ये सारी चीज़ें हम लेवल डिज़ाइन करते वक़्त सोचेंगे कि हमारी गेम का मैकेनिक्स कैसा होगा, एंड किस टाइप से हम गेम को प्रोग्रेस करवा पाएँगे आगे। कहाँ पर हम विन कर रहे होंगे एंड कहाँ पे हम हार रहे होंगे। तो ये सारा पूरा मतलब क्रिएट होने के बाद, लेवल सारे डिज़ाइन होने के बाद काफ़ी अच्छी लगेगी गेम अगर हम खेलेंगे इसको तो। बट अभी क्योंकि हम प्रीफैब्स वगैरह पे समझ रहे हैं, तो अभी हमने लेवल डिज़ाइन नहीं करे हैं, ठीक है? तो इसको हम कल तक ट्राई करेंगे कि लेवल डिज़ाइन वगैरह इसमें कर पाएँ। और एंड कल हम इसको बेसिकली कैसे बिल्ड करने के बाद हमें आगे दूसरों को शेयर करना है इस गेम को, उसके बारे में हम देखेंगे। अगर हम वेब के लिए गेम बनाते हैं, वेब के प्लेटफ़ॉर्म के लिए, तो कैसे हम वेब पे इसको प्ले कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। एंड एंड्रॉयड का भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बट अभी हम वेब के लिए एंड विंडोज़ के लिए इस गेम को बिल्ड करेंगे कल। तो कल के सेशन में हम पूरा मतलब देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमें चीज़ों को बिल्ड करना है, एंड बिल्ड करने के बाद कैसे दूसरों तक शेयर करना है। एंड बाकी लाइटनिंग सेटिंग्स का हमने आज डिस्कस करा ही यहाँ पर, कि रेंडरिंग के अंदर हम लाइटनिंग को चेंज कर सकते हैं, एंड इसके अंदर जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट की लाइटनिंग्स है, हम उनको फ्लक्चुएट कर सकते हैं। एंड फॉग वगैरह अगर हमें क्रिएट करना हो, तो हम यहाँ पर फॉग भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड काफ़ी नॉइज़ी सा इससे बन जाता है ये, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फॉग थोड़ी-सी आ जाती है, ठीक है? एंड और भी बहुत सारी चीज़ें
सेट लाइटनिंग के अंदर, जो कि बेसिकली अ, हमारे एक-एक लाइट के पार्टिकल पे इफ़ेक्ट करता है कि उसकी इफ़ेक्ट क्या होगा ओवरऑल गेम पे। तो अ, क्योंकि यूनिटी में सारी लाइटनिंग रेज़ जो हैं वो कोई भी मतलब पूरी तरह अब्ज़ॉर्ब नहीं होती, तो हर चीज़ जितना भी हमारी गे लाइट वग़ैरह बाउंस होगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जितना भी हमारे गेम के अंदर होगा, वो सारा रियल टाइम में फिज़िक्स होगी। तो इसीलिए हम बेक लाइट मैप्स का यूज़ करते हैं, ताकि जितनी कम से कम कैलकुलेशन हमें करनी पड़े। जितने भी हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वहाँ पर स्टैटिक रहते हैं, तो हमारी जितनी भी लाइटनिंग रहती है वो एक टेक्सचर बन जाती है, एंड जितनी भी शैडोज़ रहती हैं वो हमारे टेक्सचर के साथ ही मर्ज हो जाती हैं, तो वो बेक हो जाते हैं पूरे टेक्सचर्स हमारे। तो वो बार-बार कैलकुलेशन नहीं होती उसमें गेम में, बट अगर हम रियल टाइम में ग्लोबल इल्यूमिनेशन करते हैं, तो हमारी जितनी भी कैलकुलेशन है, वो बार-बार लोड होती रहती है, एंड फिज़िक्स पूरा कैलकुलेट करता है कि कौन-सी लाइट कितनी देर तक वहाँ पर इफ़ेक्ट करेगी, एंड क्या इफ़ेक्ट करेगी, बेसिकली कैसे रिफ्रैक्ट करेगी, कैसे रिफ्लेक्ट करेगी। तो वो सारी चीज़ें, एंड कितना अब्ज़ॉर्ब होगी लाइट वो भी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली रियल टाइम में कैलकुलेट होती हैं, अगर हम ग्लोबल इल्यूमिनेशन को ऑन करें तो। ठीक है? होपफुली कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होगा। अब आगे के सेशन में हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। होपफुली अच्छा लगा होगा आप सभी को, एंड कल हमारा लास्ट सेशन होगा। लास्ट सेशन में हम गेमाथॉन के कुछ आइडियाज़ को भी डिस्कस करेंगे, एंड आइडियाज़ को डिस्कस करने के साथ-साथ हम यहाँ पर अपनी गेम में कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी देखेंगे, एंड कैसे हमारी फ़ाइल को बिल्ड करके हमें शेयर करना है दूसरों तक, उसको भी देखेंगे। तो आप सभी मतलब लास्ट सेशन भी अटेंड करना कल। आज हमारा 7th सेशन था, एंड कल हमारा 8th सेशन होगा लर्नर्स प्रोग्राम का, एंड होपफुली आप सभी भी कल भी अवेलेबल रहोगे। तो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग।